नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में दरअसल हम लोग जानेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। लेकिन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेचर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक देख सकते हो और वहां से इस वीडियो को समझने के लिए पिछले लेक्चर को अच्छे से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर को समझने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फेनोमेनन को समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल और इनविजिबल हर तरह के लाइट को हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट को कंसीडर करके समझने की कोशिश करते हैं। वैसे जितनी भी बातें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो हर तरह के लाइट, जैसे कि कॉस्मिक रे, रेडियो वेव, हर तरह के लाइट के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हम लोग अभी लाइट को यानी कि विजिबल लाइट को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फेनोमेनन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? व्हाट आर द डिफरेंट फेनोमेनन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसे हम लोग समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर होता है लाइट जो होता है वो कई तरह का फेनोमेनन देता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसी तरह से रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन भी लाइट देता है, RACTION, रिफ्रैक्शन। इसी तरह लाइट और भी कई तरह का फेनोमेनन देता है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ओके, और इसके बाद भी कई तरह के फेनोमेनन के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि इसी चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना भी है। और उसके साथ हम लोगों को पढ़ना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि ये जो दो फेनोमेनन हम लोगों ने लास्ट में लिख रखा है, इन दोनों फेनोमेनन के बारे में हम लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ना है। और बाकी सारे फेनोमेनन जो हैं वो लाइट का पुराना फेनोमेनन है, इसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर समझो, लाइट के बारे में सबसे पहले कौन ने बताया था? न्यूटन ने बोला था। और उस थ्योरी को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार हम लोगों ने लाइट को माना था पार्टिकल, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अनुसार हम लोग मान सकते थे और एक्सप्लेन भी कर सकते थे लाइट के कई सारे फेनोमेनन्स के बारे में, जो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। इसे अगर आप लोग सामान्य भाषा में समझो कि जैसे कि कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसे समझने की कोशिश करना। ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर अगर आप कोई बॉल को फॉल कराओगे सीधे, तो सीधे बॉल को फॉल कराओगे तो बॉल जंप करेगा, रिबाउंड बैक इसी डायरेक्शन में वो रिबाउंड बैक कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। और लाइट भी उसी तरह से अगर कोई मिरर पर फॉल होता है नॉर्मली, तो आप लोग क्या गौर करोगे ना कि लाइट भी सीधे वापस मुड़ जाता है, जिस तरह से बॉल या कोई पार्टिकल रिबाउंड होता है कॉलिजन के बाद। तो इस आधार पर लाइट के रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर आप लोग गौर करते होंगे कि अगर किसी बॉल को सर्टेन एंगल पर आप लोग फॉल कराओगे किसी सरफेस पर, तो वो उसी एंगल से रिबाउंड होगा कि नहीं? उसी तरह से लाइट को भी हम लोग जब मिरर पर फॉल कराते हैं तो वो सेम एंगल में बना के मिरर से मूव करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइट और बॉल दोनों एक तरह का फेनोमेनन शो कर रहा है ना, यानी कि रिफ्लेक्शन का यही ना फेनोमेनन होता है, जिस एंगल पर वो फॉल करेगा उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइट। तो इस तरह से लाइट के फेनोमेनन को न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। जिस तरह से पार्टिकल काम करता है, लाइट भी उसी तरह से काम कर रहा है, इस वजह से लाइट जो है वो पार्टिकल है। रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन को भी अगर आप लोग देखो, जैसे कि ये पानी हमने बना रखा, ठीक है, नीचे वाटर है और ऊपर एयर है, नीचे पानी है और ऊपर क्या है? हवा। तो अगर आप लोग किसी बॉल को सीधे फेंकोगे नीचे, तो वो सीधे नीचे चलते चले जाएगा बॉल। लेकिन क्या होगा ना, आप लोग गौर करोगे पानी में जाने के बाद बॉल का स्पीड घट जाता है। लाइट के साथ भी वही होता है। लाइट को जब हम लोग हवा से पानी में डालते हैं तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के बाद उसका स्पीड बॉल की तरह घट जाता है। और अगर हम लोग बॉल को सर्टेन एंगल पर पानी में डालेंगे, तो आप लोग गौर करोगे ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो उससे कम एंगल पर बॉल नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि स्पीड जैसे घटा ना तो वो इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। लाइट में भी वही चीज होता है। आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा
कि लाइट को भी जब हम लोग रेयरर से डेंसर मीडियम में डालते हैं तो वो नॉर्मल की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा। तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन, चूंकि लाइट जो होता है पार्टिकल की तरह काम करके एक्सप्लेन करता है, इस वजह से हम लोग मान लेते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। यानी कि इस तरह से न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि लाइट को अगर हम लोग पार्टिकल मानेंगे तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन को एक्सप्लेन करेगा। लेकिन बाद में जब लाइट का कई सारा फेनोमेनन हम लोग और जाने, यानी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जो कि लाइट के फेनोमेनन है, और इसके बारे में जानकारी बाद में मिला, तो ये सारा फेनोमेनन तब एक्सप्लेन करेगा लाइट, जब लाइट को हम लोग पार्टिकल नहीं बल्कि वेव मानेंगे। अगर हम लोग लाइट को पार्टिकल मानेंगे ना, लाइट को अगर पार्टिकल हम लोग मानते हैं, तो उस परिस्थिति में लाइट जो है वो कभी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का फेनोमेनन नहीं देगा। अब पूछो और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन क्या होता है, इन चीजों को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं वेव के अनुसार, तो इन चीजों के बारे में हम लोगों को क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ना है, यानी कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अभी यहाँ पर बस छोटा सा जानकारी था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, कि लाइट अगर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का फेनोमेनन देता है, और देता तो है ही, तो वो तभी दे सकता है जब लाइट को हम लोग वेव मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। और जब हम लोगों ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को वेव नेचर ऑफ लाइट के आधार पर एक्सप्लेन कर भी दिया, तो उस वक्त हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर लाइट को वेव मानेंगे ना, तो लाइट को के फेनोमेनन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। समझे बात को? यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर लाइट को पार्टिकल मानोगे तो वो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन दे सकता है, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का फेनोमेनन लाइट एक्सप्लेन नहीं करेगा। लेकिन अगर लाइट को वेव मान लेते हो आप, तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन भी दे सकता है, और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन देगा ही। तो जैसे वेव नेचर ऑफ लाइट आया, किसके द्वारा ये दिया गया था? हाइगन के द्वारा इसे एक्सप्लेन करा गया, और मैक्सवेल के द्वारा ये दिया गया था। ये तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो जब लाइट को हम लोगों ने वेव मान लिया, तो वेव नेचर ऑफ लाइट जब आया, तो आप लोग जानो कि उसके बाद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को गलत साबित कर दिया गया। और कई साल तक हम लोग माने कि लाइट जो है पार्टिकल नहीं बल्कि वेव है, क्योंकि वेव नेचर ऑफ लाइट के आधार पर ना कि सिर्फ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को ही एक्सप्लेन करा जा सकता था, बल्कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया जा सकता था। लेकिन बाद में 1905 में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ फेनोमेनन हम आइंस्टाइन ने दिया, या फिर उसके पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि लाइट जो होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन देता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, तो लाइट ये दोनों फेनोमेनन तब भी दे सकता है जब लाइट को हम लोग पार्टिकल नहीं बल्कि वेव मानेंगे। क्लियर हुआ? नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल दिए। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि लाइट जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेनन तभी दे सकता है जब लाइट को हम लोग पार्टिकल मानेंगे, वेव मानेंगे तो ये फेनोमेनन नहीं देगा। कौन सा फेनोमेनन नहीं देगा लाइट? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार फिर से बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में न्यूटन ने बोला था, उस वक्त इन सारे फिनोमिनन के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, तो उस वक्त लाइट को पार्टिकल मानकर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन प्रूव कर दिया गया। लेकिन जैसे बाद में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आया, तो लाइट का ये फिनोमिनन तभी एक्सप्लेन करा जा सकता था जब लाइट को वेव माने, पार्टिकल नहीं। तो जैसे ही ये तीनों फेनोमेनन आया तो हम लोगों ने लाइट को वेव मानना शुरू किया, क्योंकि वेव अगर मानोगे लाइट को तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन भी एक्सप्लेन करा जा सकता था। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, तो ये जाना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट तभी दे सकता है जब लाइट जो है पार्टिकल हो, वेव होगा तो लाइट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा। तो अब देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या हुआ कि अब जो है लाइट को अगर पार्टिकल मानोगे, लाइट को अगर तुम पार्टिकल मानते हो, तो लाइट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, तभी देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और लाइट को अगर वेव मानोगे तभी जो है लाइट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन देगा। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ना वो समान ही बंदा है, वो तब भी एक्सप्लेन करा जा सकता है जब लाइट पार्टिकल हो, और ये दोनों तब भी एक्सप्लेन करा जा सकता है जब लाइट वेव हो। कहने का मतलब कि ये तीनों फेनोमेनन और इन दोनों फेनोमेनन में कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा। कि क्या होने लगा कॉन्ट्राडिक्शन? कि लाइट को अगर पार्टिकल मानेंगे तभी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, और लाइट को अगर हम
लोग वेव मानेंगे तभी वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन देगा। पार्टिकल मानने पर ये नहीं देगा, वेव मानने पर ये दोनों फिनोमेना नहीं देगा। तो इस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए आइंस्टाइन ने एक अपना कॉन्सेप्ट निकाल दिया, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर करने का मतलब कि दोनों तरह से लाइट काम करता है। लाइट जो है कभी पार्टिकल की तरह भी काम करने लगता है, और लाइट कभी वेव की तरह भी काम करता है। व्हेन लाइट गिव द फेनोमेनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, देन लाइट एक्ट एज वेव, एंड व्हेन लाइट गिव द फेनोमेनन लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एटसेट्रा, देन लाइट एक्ट एज पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझें कि लाइट जो है कभी पार्टिकल की तरह काम करता है और कभी वेव की तरह काम करता है। और यही है फेनोमेनन ऑफ लाइट के आधार पर नेचर ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में हम लोगों ने 1901 में जाना, यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है 1901 शताब्दी में दिया था। कई कई बुकों में ये 1900 भी बोला जाता है, क्योंकि उसी रीजन में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आने के बाद क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो था, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसका खात्मा हो गया, और अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पर आ गए। क्वांटम मैकेनिक्स कुछ भी नहीं होता है, ये शब्द का खेल है। क्वांटम मैकेनिक्स कहने का मतलब है पार्टिकल नेचर, सिंपल, जिसे कि हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट करने का मतलब टूटा टूटा हुआ। तो यहां पर हम लोगों को तो इन चीजों पर नहीं फंसना है, इन चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है। हम लोगों को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझना है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्या कहना होता है, यहां पर ध्यान से देखो। हम ना यहाँ पर बना रहे हैं 4 बॉडी, 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी और 4 बॉडी। इसको समझने की कोशिश करना। ये जो है कोई बॉडी है, ये जो है कोई बॉडी है, और इस बॉडी से हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, इसे समझने की कोशिश करना। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, सुंदर लगने लगेगा। तो यहाँ जो बॉडी हम लोगों ने बनाया है, इस बॉडी पर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है। यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, उसे वेव के फॉर्म में अगर हम लोग बनाए तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पर अब हम लोग बना रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो शुरू का 2 बॉडी है, इसे हम लोग समझते हैं एब्जॉर्प्शन के रूप में, जैसे ABSORPTION। और ये नीचे का जो 2 बॉडी है, इसे हम लोग एमिशन के रूप में समझते हैं। ठीक है, याद रखना कि लाइट जो होता है, जैसे कि ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब है, इस तरह से बल्ब है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यहां से ये बल्ब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, तो एमिशन हुआ ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मान लो ये दीवार पर जाके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराया, तो वहां पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी लाइट एमिटिंग सोर्स है, तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन होता है, और यहाँ पर जो दीवार पर गया, दीवार पर टकरा के एब्जॉर्ब हुआ, या फिर कहीं जैसे आपके कमरे में लाइट जो एमिट हो रहा है, वो लाइट जो एमिट हुआ वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब तो हो रहा है ना, क्योंकि बल्ब तो लगातार लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वो लाइट जा कहाँ रहा है, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होता है, जैसे कि उजला बॉडी रहेगा, व्हाइट बॉडी रहेगा, उसमें कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ एमिट रिफ्लेक्ट होगा। ब्लैक बॉडी रहेगा, उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, कम रिफ्लेक्ट होगा। इन चीजों को हम लोग बाद में अच्छे से समझेंगे, लेकिन इतना भी समझो कि यही बॉडी है, इस बॉडी से रेडिएशन निकला और यहाँ पर बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ दूसरे बॉडी में। तो यहां से यहाँ के दौरान 3 काम हुआ, इसको आप समझना। यहां से यहाँ के दौरान कितना काम हो रहा है, 3 काम। ये पहला काम एमिशन, दूसरा प्रोपगेशन, यहां से यहाँ चला भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा जो है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर 3 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एमिशन, प्रोपगेशन और एब्जॉर्प्शन। हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो है हम लोग शुरू के 2 बातों को देखते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। ये प्रोपगेशन से लेना देना नहीं है, यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्रोपगेशन के बारे में नहीं बोला था। यानी कि शब्दों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अब समझना। यानी कि सीधा सा बात है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोग 2 चीजों को देख रहे हैं। किस किस चीजों को देख रहे हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन को देख रहे हैं और दूसरा एमिशन को देख रहे हैं। प्रोपगेशन से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कोई लेना देना नहीं है। अब समझो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्या करना है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार कोई भी बॉडी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मतलब ये लाइट जो है अंदर आ रहा है कि बाहर, कोई भी बॉडी जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब जो करता है या एमिट करता है, एमिट कर रहा है करने का मतलब लाइट जो है अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है,
तो वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आता है, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस मैनर में आता है या फिर जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लाइट जो है अंदर आया, मतलब एब्जॉर्ब हुआ, तो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लाइट अब एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो इस तरह से डिसकंटिन्यूअस मैनर में, एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। ये सब जो है छोटे छोटे फॉर्म में डिस्क्रीट मैनर में लाइट जो है एब्जॉर्ब होता है। उसी तरह से एमिशन जो होता है लाइट का, वो भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है, कुछ इस तरह से। समझ में आई बात? यहाँ पर ये और ये फिगर गलत है, और ये फिगर सही है। यहाँ पर क्या समझाया मैंने? यहाँ पर समझाया कि लाइट जो होता है किसी भी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्प्शन या एमिशन जो होता है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता है, बल्कि लाइट का एब्जॉर्प्शन या एमिशन डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ये जो छोटा छोटा रूप है यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा है, ये these are small packets of energy which are called quantum। ओके, इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वांटम। और लाइट के केस में इसे ही हम लोग बोल देते हैं क्या? फोटोन। ठीक है, तो यही तुम्हारा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पहला बात है। ये हम लोगों ने क्या सीखा? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पहला बात क्या है? एक बार फिर से बोलते हैं कि एनी ऑफ द बॉडी absorb or emit radiation not in continuous manner but in discontinuous manner in the form of small packets of energy which are called quantum। In case of visible light, these quantums are called फोटोन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी बॉडी जो, अभी और भी दो बात पढ़ना है, लेकिन सबसे पहली बात को हम लोग पढ़ते हैं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का पहला बात ये बोलता है कि कोई भी बॉडी जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करता है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड क्वांटम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरे बात पर आते हैं। दूसरा बात जो है, वो दूसरा बात क्या बोलता है कि हर एक क्वांटम, ये जो छोटा छोटा पैकेट है ना, यहाँ पर तो पहले ही बात में बोल दिया कि एनी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एनी बॉडी is not in continuous manner but in discontinuous manner in the form of small packets of energy। ये जो है ना एक क्वांटम, ये एक्चुअली स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि each quantum is associated with some definite amount of energy। हर एक क्वांटम के साथ अपना कुछ definite amount of energy होता होगा, और वो एनर्जी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि ये जो एनर्जी होता है हर एक क्वांटम का, इसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी के टर्म को अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है h, और न्यू तो पहले से था ही। तो हम लोगों को यहाँ एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं बच्चों? ये एक फॉर्मूला बन गया, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E इज इक्वल्स टू एच न्यू करने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर E जो है दिस इज एनर्जी ऑफ लाइट, H is Planck's quantum, Planck's constant, और nu is frequency of this particular light। तो H जो है this is called Planck, Planck's constant। याद रखना this is यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये जो है कैसा कांस्टेंट है बच्चों? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का जो भी कुछ वैल्यू होता है वो वैल्यू कभी नहीं बदलता है। यानी कि पृथ्वी पर भी h का वैल्यू जो है क्या है वो देख ही लेते हैं, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, इसे अभी के अभी याद कर लो आप लोग। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इससे, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल मतलब अर्थ पर इसका वैल्यू जो होगा दूसरे ग्रह पर भी इसका वैल्यू वही होगा। यानी कि जगह बदलने पर, स्थिति बदलने पर, किसी भी बात पर ये निर्भर नहीं करता है। ई का मतलब जान ही रहे हो क्या है? एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटम, मतलब हर क्वांटम का, ईच क्वांटम का, एक क्वांटम का ये एनर्जी है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना था, और वहां पर ये भी जाना था कि C इज इक्वल्स टू एक्चुअली न्यू लैम्डा। ये जानते हो कि नहीं? ये फॉर्मूला वहां पर जाने थे। तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा C बाई लैम्डा, है ना? तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो बताओ, तो अब नया इक्वेशन जो है हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? नया इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल्स टू हाउ मच? H की जगह तो H हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, और न्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? C बाय लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं?
दिस इज E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा विच इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन यहाँ पर समराइज कर देते हैं। E इज इक्वल्स टू या तो hc बाय लैम्डा लिख सकते हो या फिर h न्यू भी लिख सकते हो। तो इन दोनों में जो भी फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छा लगे वही फॉर्मूला है। अच्छा बच्चा नहीं लगना है, क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार। यह जो लैम्डा है ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये जो तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी नजर आ रहा है दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। और h इज एक्चुअली प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसको हम लोग याद रखते हैं। उसका वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। और c का वैल्यू कितना है याद है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम लोग तीसरे बात पर आते हैं। तीसरा बात जो है बच्चों वो ये है, तीसरे बात के अनुसार अगर हम लोग देखें, तीसरा बात ये होता है कि कोई भी बॉडी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, किस रूप में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में करता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनी ऑफ द बॉडी एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड ऑल दिस क्वांटम्स या पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्वांटम बोलते हैं, आर एसोसिएटेड विद सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द क्वांटम इज एक्चुअली hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू h न्यू। ये तो हम लोगों ने पिछले टिप में देखा या पिछले प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में हम लोगों ने जाना। लेकिन यहां पर जानो कि तीसरा बात ये बोलता है कि कोई भी बॉडी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट करता है ना, वो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर क्वांटम को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। यानी कि जैसे ये बॉडी है, या तो ये एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, या तो दो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, या तो 3 को करेगा, या तो 4 को करेगा, 5 को करेगा, 500 को करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी बॉडी 3.5 फोटोन रिलीज किया, ये फ्रैक्शनल वाला बात नहीं हो सकता है। कोई भी बॉडी 4.25 फोटोन को एमिट किया, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा हो नहीं सकता है कि यहां पर तीसरा बात क्या बोला, एनी ऑफ द बॉडी can absorb or emit only integral number of photons या क्वांटम। ठीक है ना, या क्वांटम का ही ना प्लूरल होता है क्वांटा, QUANTA। क्वांटा बोलने का मतलब क्वांटम्स नहीं बोलते हैं, वो तो खैर ग्रामर का चीज है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी जो होता है कोई भी एक फोटोन का तो इतना हो गया। और अभी हम लोगों ने क्या जाना तीसरा बात में, कि कोई भी बॉडी जो रेडिएशन एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है वो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ फोटोन्स को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। तो बताओ तो एनी ऑफ द बॉडी के द्वारा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड इज इक्वल टू क्या होगा, एक फोटोन का एनर्जी कितना होता था याद है, hc बाय लैम्डा। तो मान लो दो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो 2 इंटू hc बाय लैम्डा, तीन फोटोन को 3 इंटू hc बाय लैम्डा। तो अगर n फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो बताओ तो n hc बाय लैम्डा होगा ना, या फिर n और एक फोटोन का एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते थे, n h न्यू। ये n है, इस हैंड राइटिंग पर मत जाना। तो E टोटल इज इक्वल टू n hc बाय लैम्डा या n h न्यू भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर n जो है दिस बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ हो सकता है, ये फ्रैक्शनल हो नहीं सकता। तो टोटल एनर्जी बराबर n hc बाय लैम्डा या n h न्यू। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्या रिवाइज कर ले रहे हैं, तो यहां पर देखो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो हम लोगों ने सबसे पहली बात को देखा था वो क्या देखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आ जाओ बच्चा, थोड़ा सा सीखने में दिक्कत हो रहा है, तो खैर जो भी है हो जाएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला बात ये था कि कोई भी बॉडी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट करता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड क्वांटा या फिर फोटोन। फोटोन कब बोलते हैं, इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटा आर कॉल्ड फोटोन। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात यह है कि each of the photon या quantum absorbed or emitted by any body is associated with some definite amount of energy, and the energy of photon या quantum is directly proportional to frequency of that particular light। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का टर्म हटाएंगे तो E बराबर h न्यू, और न्यू के जगह हम लोग c बाय लैम्डा अगर पुट कर दें तो एनर्जी बराबर hc बाय लैम्डा, यानी कि एक फोटोन का एनर्जी जो होता है दैट इज hc बाय लैम्डा या फिर h न्यू होता है। तीसरा बात हम लोगों ने जाना कि कोई भी बॉडी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट करता है
तो वो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ फोटोन को एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है, या तो 1 2 3 4 500 कुछ भी, 5000 लाख, लेकिन 5 लाख 10 मतलब 2 3 फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया है या इमिट किया, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एंड इमिटेड बाय एनी बॉडी इज इक्वल टू NSC बाय लैम्डा या फिर NH न्यू। यहाँ पर n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो सकता है, और n का वैल्यू कभी फ्रैक्शनल हो नहीं सकता। अब इन चीजों का नोट्स तो आप लोगों को PDF फॉर्म में मिल जाएगा, उन चीजों को वहां पर देख लेना और लिख भी लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। लेकिन अभी हम लोग इन चीजों को और भी क्लियर करने के लिए 5-10 क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है ना। समय लगेगा लेकिन आप लोग बोर नहीं होना, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इन चीजों को लेकर। ओके, 1 मिनट। सबसे पहले क्वेश्चन हम इंटर कर लेते हैं। चलो, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है येलो लाइट emitted from a sodium lamp has wavelength lambda of 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ येलो लाइट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पिछले थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला लगने जा रहा है। ये तो हम लोग जानते हैं, C बराबर न्यू लैम्डा, याद होगा। एक फॉर्मूला ये लगने जा रहा है। दूसरा हम लोगों को पता है क्या चीज, न्यू बार, यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/लैम्डा। ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों को याद ही होगा। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों के को आज सीखने को मिला वो था एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज इक्वल टू SC/लैम्डा या फिर H न्यू। सही है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों ने आज जाना। और चौथा फॉर्मूला जो कि टोटल एनर्जी से संबंधित होता है, मान लेते हैं कोई भी बॉडी एक से अधिक फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो उस केस में NSC/लैम्डा या फिर NH न्यू होता था। ये वाला फॉर्मूला भी आज हम लोगों ने जाना है कि नहीं बच्चों। तो इन सारे फॉर्मूलाज को जानने के बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इजिली बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो, हम लोगों ने, मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया है कि जब भी कभी न्यूमेरिकल बनाओ तो गिवन वैल्यू लिखने की आदत रखो आप लोग, कि येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप हैज वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 580 नैनोमीटर, है ना। 580 नैनोमीटर मतलब 580 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये हम लोगों ने लिख लिया क्या चीज, वेवलेंथ। अब आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो C/लैम्डा। तो C इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से जाना ना, न्यू बराबर क्या होगा, C/लैम्डा। C का वैल्यू क्या रख दोगे, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह तो आप लोग क्या रख दोगे, 580। ओके, लेकिन नैनोमीटर है तो इंटू 10⁻⁹ तो जो भी हो जाएगा इतना क्या होगा, हर्ट्ज। ओके, क्योंकि ऐसा यूनिट में लिए हैं तो इसका यूनिट भी हम लोग सीख लिए। तो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है वेव नंबर यानी कि न्यू बार। ये तो सिंपल है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा होता कितना है, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू 580 इंटू 10⁻⁹ मेरे ख्याल से आप लोगों ने सीख लिया होगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो ये आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दिया है द वेव नंबर ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज 400 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ वेव नंबर जो है वो 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में वेवलेंथ पूछा जा रहा है। ऑल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सिंपल है, तो पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखो। गिवन क्या चीज दिया है, वेव नंबर ऑफ लाइट इज 400 सेंटीमीटर, यानी कि न्यू बार इज गिवन दैट इज 400 पर सेंटीमीटर। तो बताओ तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 1/न्यू बार। सही है ना, तो यानी कि 1/400, लेकिन ये यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर में। मेरा आदत है ना कि हर चीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनाना, तो वो इजी हो जाता है मेरे लिए, हमको अच्छा लगता है। आप लोग भी चाहो तो यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर वेवलेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 100। तो कितना हो जाएगा, 1/400 इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो गया बच्चों, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। सही है ना, तो ये वेवलेंथ आ गया हमको। लेकिन क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ में। तो मीटर को नैनोमीटर में अगर तब्दील करोगे ना तो उसमें 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो बताओ तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, इसको इधर कर देंगे तो 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा ना। तो वही कुछ कर रहे हैं, मीटर को नैनोमीटर में बदलेंगे तो 1/400 इंटू 100 इंटू 10⁻⁹ कर देंगे तो जो भी हो जाए तो ये हो जाएगा कितना, कैलकुलेट कर लो।
तो ये 1/4 और 4 जीरो यहाँ से कट गया तो इंटू 10⁵ सही है ना। तो जो कि हो जाएगा कितना, इसे और भी कटाते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर 10 कर लो, तो दिस इज 2.5 इंटू 10⁴। यहाँ पर एक चीज तुम लोगों को सिखा ही देते हैं लगा साथ ही साथ, यहाँ पर एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ओके, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जैसे कि ये वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁶, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 23 इंटू 10⁵ है ना, 230 इंटू 10⁴, 0.23 इंटू 10⁷, ऐसे कई तरह से लिख सकते हैं ना। तो किसी भी नंबर को अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो जिसमें कि ये जो डेसिमल वाला हिस्सा है ना उसमें एक एक डिजिट के बाद पॉइंट हो, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो, एक डिजिट के बाद पॉइंट हो, तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, किसी भी वैल्यू का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो ये एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन, इसे आप लोग 25 गुना 10⁻³ भी लिख सकते हो, 0.25 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से लिखा जाता है, ये जान लिया, कोई बड़ा बात नहीं था। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, c बाई लैम्डा। तो c इक्वल्स टू कितना है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा मीटर वाला ही लेते हैं, कितना होगा 1/400 इंटू 100, तो सब कुछ ऊपर चल जाएगा, तो 4 12 गुना 2 2 4 सुनना था, तो ये 10⁸ हर्ट्ज। ठीक है ना, एसआई में लेने से ही फायदा होता है कि सब कुछ एसआई में ही आ जाएगा, यूनिट यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी बताओ तो ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या, नहीं है, सॉरी यहाँ 10⁻12 है। ओके, ये 10⁻12 है, ये 4 8 में चला जाएगा 12, तो ये जो है साइंटिफिक नोटेशन है क्या, नहीं है, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदलोगे तो 12 को क्या करोगे, 1.2 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, सही है ना। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर भी आप लोग छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि आंसर में कोई तब्दीली है या गड़बड़ी है, यहाँ भी आंसर सही है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलो अब देखो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन कि इसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में पेन बदल लिए कि ए रेडियो स्टेशन इज ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स एट 100 मेगाहर्ट्ज, कैपिटल एम जो यहाँ लिखा ना उसका मतलब होता है मेगाहर्ट्ज, तो बार बार एक ही बात कि गिवन वैल्यू लिखना है कि रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स एट 100 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिया हुआ है, टिक 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 काटो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100 मेगा, कैपिटल एम मतलब होता है ना मेगा, स्मॉल एम रहता है ना मिली, तो मेगा मतलब होता है 10⁶। ठीक है, तो ये 100 इंटू 10⁶ हर्ट्ज हो गया, ये सब याद रखना। जैसे कैपिटल एम मतलब 10⁶, स्मॉल एम मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁶। ठीक है ना, ये सब कहीं दिखने को मिला है तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियो स्टेशन एंड द रिसीवर सेट इज 300 किलोमीटर, यहाँ से रेडियो स्टेशन है तो यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग और यहाँ पर रिसीवर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है दैट इज एक्चुअली 300 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस को हम लोग एस मान लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कर लो तो कितना हो जाएगा 300 इंटू 10⁻3, सही है ना। ये 300 किलोमीटर हो गया, या उसे मीटर में कर लिया, ऐसा यूनिट में बार बार बोलने मीटर में बनाने पर हमको आसान दिखता है, कोई गलती होने की संभावना नहीं होती। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक दिस सिग्नल टू रीच दिस सेट फ्रॉम रेडियो स्टेशन, करा कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, टाइम बराबर वाट, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, याद है इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाते थे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी जो नहीं दिया हुआ है, तो वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं वो फ्रीक्वेंसी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी जो होता है लाइट का कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हम लोग जानते हैं ना। तो आप लोगों को ये चाल यानी वेलोसिटी पता चल गया, दूरी पता है, तो समय कितना होगा नहीं निकाल लोगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, समय उधर करेंगे तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है बच्चों 300 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना होगा, दिस इज 3 इंटू 10⁸, तो जितना भी हो जाए तो इतना सेकेंड, चूंकि एसआई में लिख रहे हैं तो जो भी हो जाए इतना सेकेंड जो है समय लगेगा रेडियो सिग्नल को 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में। यहाँ पर और भी कुछ पूछ रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ दीज रेडियो वेव्स, वेवलेंथ पूछ रहा है, बना ही लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई न्यू, क्योंकि न्यू लैम्डा
सॉरी, सी बराबर न्यू लैम्डा होता है, जानते हैं ना। तो न्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू। तो यहाँ सी बाय न्यू है, तो सी की जगह क्या रख दोगे बच्चों, 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू की जगह क्या रख दोगे, देखो तो 100 × 10⁶ जो भी आ जाएगा बना लेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसी में एक चीज और पूछ रहा है, वेव नंबर ऑफ दिस, वेव नंबर पूछा है, तो वेव नंबर निकालना तो आसान है। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो 1/λ, तो लैम्डा के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सी बाय न्यू। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू बाय सी। तो न्यू का वैल्यू कितना है, देख लो, न्यू का वैल्यू है 100 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 100 × 10⁶ डिवाइडेड बाय सी के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सी के जगह तो एकदम आसान है, कहाँ गया बच्चा सी। सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो भी आ जाए। तो इतना यूनिट क्या होगा, पर मीटर, याद है ना, लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, वन विथ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर एंड अदर विथ 800 नैनोमीटर। दो वेव है, ठीक है ना, एक वेव ये है और एक वेव ये है। दोनों में से पहले वाले वेव का वेवलेंथ दिया हुआ है कितना, 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलो तो 400 × 10⁻⁹मीटर। और दूसरा वेव जो है, इसको अगर λ1 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं λ2, तो दूसरा वेव का वेवलेंथ दिया हुआ है 800 नैनोमीटर, ठीक है ना। 800 नैनोमीटर मतलब क्या हुआ, 800 × 10⁻⁹ मीटर। तो ये वेवलेंथ आ गया दोनों का। पूछा कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस। तो यहाँ पे पहले तो कैलकुलेट करने बोला था। एनर्जी बराबर क्या होता है, Sc/λ1, ठीक है ना। E1 बराबर, तो Hc का वैल्यू क्या होगा, H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और C की जगह क्या लिख देंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सही है ना। डिवाइडेड बाय λ1, λ1 क्या होगा, λ1 इज 400 × 10⁻⁹ ये जब गुना करोगे ना, ये हम याद रख लेते हैं स्पीड अप करने के लिए अपने आप को। H गुना सी, H का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, और ये अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा। तो H गुना C का वैल्यू, यानी कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लगभग ये 2 इंटू ऐसे आएगा 1.98 समथिंग, लेकिन मान लेते हैं 2 × 10⁻⁻25 के आसपास आएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा, डिवाइडेड बाय 400 × 10⁻⁹ देखो तो कितना हो गया। ये 400 को अगर आप लोग अंदर ले लेते हैं इसमें, तो 4 × 10⁻7 हो जाएगा, और 2/4 इंटू कितना हो जाएगा, 2/4 0.5 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻18, सही है ना। ये लगभग इतना जूल के आसपास आ जाएगा, ऐसा ही में कर रहे हैं। इसी तरह E2 निकालते हैं। E2 कितना हो जाएगा, जल्दी से देखो। E2 इज ऑल्सो Sc/λ2। Hc का वैल्यू सीधे लिख देते हैं, 2 × 10⁻⁻25 2 की जगह हम लोग लिख देंगे 800 × 10⁻⁹ और इसको जैसे सॉल्व करोगे आप लोग, तो ये लगभग आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻18 जूल के आसपास। तो यहाँ पर बोल रहा है कंपेयर करने कि ये E1 और E2 का वैल्यू निकालने और उसको कंपेयर करने। साफ नजर आ रहा है कि E1 जो है 0.5 इंटू 10⁻18 है, E2 0.25 इंटू 10⁻18 है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा है, E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों का बन गया। लेकिन यहाँ पर एक और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। चूंकि हम लोगों को पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू Sc/λ, H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी जो होगा वो कम होगा। क्लियर है ना। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं λ1 है 400 और λ2 है 800। तो यहाँ से देखो तो λ1 इज लेस देन λ2, है ना। ये 400 है 800, λ1 इज लेस देन λ2, तो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2, ऐसे भी वही रिजल्ट आएगा जो कि यहाँ पर आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, और दूसरा है हैव वेवलेंथ ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, सही है ना। ये फ्रीक्वेंसी दिया और पूछ रहा है एनर्जी। सिंपल है, एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एच न्यू। एच का वैल्यू याद है आप लोगों को, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 3 × 10⁻15, जो भी आ जाएगा इतना जूल। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये आंसर हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
हैव वेवलेंथ ऑफ 0.5 एंगस्ट्रम, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया हुआ है कितना 0.5 एंगस्ट्रम। तो 0.5 एंगस्ट्रम है तो एंगस्ट्रम को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करो, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है आप लोगों को याद है ना, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा पता है तो एनर्जी पूछा जा रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा hc बाय लैम्डा। hc इज इक्वल टू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और c के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो है आपका एनर्जी है, तो एनर्जी ये जूल में आ गया, तो एनर्जी जूल में आ गया। तो इसे आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया h गुना c को मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसको शॉर्टकट में 2 इंटू 10⁻⁻25 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁻10। कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, 0.5 को ऊपर ले जाओगे तो ये 4 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻25, और ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻15 के आसपास हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। समझना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी, जो कि 1 जूल एनर्जी देता है। यहाँ पर दिया हुआ है टोटल एनर्जी तुमको दे दिया है 1 जूल। समझना क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन समझने की जरूरत है। टोटल एनर्जी दिया हुआ है, अब व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कि n का वैल्यू तुमसे पूछा जा रहा है, और वो फोटोन जो है दैट इज 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ रख रहा है, यानी कि 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये जो लाइट है इस लाइट में ऐसा ऐसा बहुत सारा फोटोन, और बोल रहे हैं कि टोटल फोटोन जो है उसका एनर्जी दे दिया है 1 जूल और n का वैल्यू पूछा। तो याद है टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता था E टोटल इज इक्वल टू एन एस सी बाय लैम्डा। एक फोटोन की एनर्जी एस सी बाय लैम्डा, तो n फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगा एन एस सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पर से पूछा जा रहा है n का वैल्यू, तो n इज इक्वल टू क्या होगा बताओ तो E टोटल, सही है, इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। तो वैल्यूज रख देते हैं, ई टोटल का वैल्यू कितना 1, लैम्डा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 400 इंटू 10⁻⁻9 और डिवाइडेड बाय एच सी। एच की जगह 6.626 10⁻⁻34 और सी की जगह 3 इंटू 10⁸ तो जो भी आ जाए तो दिस इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स के कितने फोटोन यहाँ पर होंगे उसका ये वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया जा रहा है कि 3 इंटू 10⁻18 photons of a certain light radiation are found to produce 1.5 जूल ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन। उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स दे दिया गया 3 इंटू 10⁻18 फोटोन्स है। ठीक है, और इस टोटल एनर्जी जो इतना फोटोन मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है दिस एनर्जी इज एक्चुअली 1.5 जूल। सही है, तो इतना जूल जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। पूछ रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, कि इन सारे रेडिएशन का वेवलेंथ जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है चूंकि ई टोटल इज इक्वल टू हाउ मच एन एस सी बाय लैम्डा, सही है ना, तो लैम्डा पूछा जा रहा है, सिंपल है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एच सी बाय ई टोटल। तो n के जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, n की जगह रख देंगे 3 इंटू 10⁻18 सॉरी, और h की जगह 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और c की जगह हम लोग 3 इंटू 10⁸ पुट कर देंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होगा देख के बताओ 1.5 जूल। ठीक है, तो जो भी हो जाए तो दिस इज एक्चुअली वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट क्या आएगा मीटर में। काफी आसान क्वेश्चन है, कोई भारी भरकम क्वेश्चन है नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ए 100 वाट बल्ब के इस तरह का एक बल्ब है, और ये 100 वाट का बल्ब है, ये रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है 100 वाट। तो बताओ तो इस बल्ब का पावर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 वाट। तो बल्ब का पावर है 100 वाट। इज एमिटिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर नहीं जानते हो तो जान लो कि वैसा लाइट जिसमें कि एक ही वेवलेंथ का लाइट मौजूद है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे कि आप लोग जानो कि सनलाइट जो है दिस इज नॉट मोनोक्रोमेटिक लाइट बिकॉज सनलाइट कंसिस्ट
डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। तो एक ऐसा लाइट जिसमें कि एक ही तरह के वेवलेंथ का रेडिएशन हो, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और उसका वेवलेंथ क्वेश्चन में दे दिया, ये सब जो लाइट निकल रहा है ना, उन सारे लाइट का वेवलेंथ जो है कुछ ना होगा, तो वो वेवलेंथ दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। तो इसे मीटर में बदलो, 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय द बल्ब इन 1 मिनट, यानी कि यहाँ टाइम दे दिया है, वो कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। ऐसे बल्ब से बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है, तो बोल रहा है 100 वाट का बल्ब है, तो बताओ तो 1 मिनट में कितना रेडिएशन निकलेगा। मैं अंदर नंबर ऑफ फोटोन एन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, क्या चीज पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू। तो बताओ तो यहाँ पर होता क्या है, ई टोटल इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, ये ना होता है। तो एन का वैल्यू होगा क्या, जल्दी से बताओ। एन हो जाएगा n इज इक्वल टू ई टोटल इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी, सही है ना, सॉरी एच सी, क्लियर है। तो ये एच सी इतना दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अपने को ई टोटल पता ही नहीं है, ई टोटल कैसे निकालेंगे। तो ये 9/10 का कॉन्सेप्ट है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाय टाइम। तो यहाँ पर टाइम दिया है 1 मिनट, तो उसमें कितना एनर्जी का लाइट ये प्रोड्यूस करेगा, नहीं निकालेंगे। तो ई टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम। पावर इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 100 वाट। और टाइम क्या होगा बच्चों, ये टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो इसे सेकेंड में आप लोग कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। तो इंटू 60, तो ये आपका हो गया एनर्जी जूल में। तो इसीलिए बोलते हैं हर चीज एसआई में रखोगे ना, तो यूनिट अपने आप कन्वर्ट होते चलेगा। अब चीजों को यहाँ रख देते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 100 इंटू 60। और लैम्डा के जगह हम लोग क्या रख देंगे, लैम्डा के जगह रख देंगे 400 इंटू 10⁻⁹। और एच सी का वैल्यू सीधे रख दें, एच सी का वैल्यू सीधे हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻25, लेकिन यहाँ पर नए बच्चों के लिए 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एच का वैल्यू, और सी का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10⁸। जितना भी हो जाएगा ये नंबर ऑफ फोटोन्स का संख्या, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, उसका क्या यूनिट होना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ इतना एंड वेलोसिटी इतना, एच इज इक्वल टू इतना। कह रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, सोडियम लाइट का फोटोन का मास आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो मास निकालना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो मास हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ जो जो वैल्यू दिया हुआ है उन वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज में क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ फोटोन का दिया हुआ है 5894 एंगस्ट्रम, 5894 एंगस्ट्रम। तो इसे मीटर में कर लो, 5894 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। एंड वेलोसिटी, तो ये तो हम लोग जानते हैं लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही हम लोग रखते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, जो भी यूनिट है, जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तीनों वैल्यू दिया, और इस वैल्यू के आधार पर हम लोगों से लाइट का मास पूछा जा रहा है। तो लाइट का मास जो होता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मोमेंटम ऑफ द लाइट इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, याद है, मोमेंटम ऑफ द लाइट इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। और मोमेंटम के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो जल्दी से बताओ तो मास ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, मास ऑफ लाइट इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा सी। इसको आप लोग फॉर्मूला के रूप में याद भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसे आप लोग फॉर्मूला के रूप में याद भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जल्दी से हम लोग मास निकाल लेते हैं। मास इज इक्वल टू एच, एच की जगह 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह 5894 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू सी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 3 इंटू 10⁸। जो भी आ जाएगा ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, किलोग्राम। दिस इज द रिजल्ट, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही जानते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि अभी शुरुआत में ही हम लोग लेक्चर के दौरान जाना था। यहाँ पर अब जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो ये हिस्सा शुरू हो रहा है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होगा। और पिछला जो बहुत सारा वीडियो लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था ना, वहां पर क्या था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा था। तो न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल को समझने के लिए, न्यूमेरिकल आप लोगों को बेहतर करना है तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा साथ साथ। तो यहाँ पर स्टिकर 1 तो मैंने पहले दे चुका है एटॉमिक नंबर वगैरह का, तो वो तो इजी स्टिकर था, उसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने बना भी लिया होगा। तो यहाँ पर होमवर्क के रूप में आप लोग याद कर लेना कि एबीसी वाली बुक में यहाँ तक, जहां तक मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है वहां तक का जितना भी इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, वो इंटेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग यहाँ तक का बना जाओगे। ओके, जो इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है वहां तक, जहां तक पढ़ाया है वहां तक आप लोग लगातार बनाते चलो, क्योंकि आगे ना बहुत क्वेश्चन आने वाला है। इतना क्वेश्चन आएगा ना आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे इतने क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा बात, इस तरह का वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड होगा, दरअसल जूम पर क्या परेशानी आ रहा है कि इंटरनेट या तो मेरा स्लो होता है या तो आपका स्लो होता है, जिस वजह से एक दूसरे से अच्छे से इंटरकनेक्ट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि सिलेबस भी मेरा नहीं रुके, जल्दी जल्दी मेरा सिलेबस भी निकलते चले जाए। बस आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत करो। करना क्या है, इस वीडियो को बिना पॉज किए देखना है। आप लोगों को पीडीएफ में जो नोट्स मिल जा रहा है उस नोट्स को आप लोग भेजो, और जो भी तकलीफ होती है उसे व्हाट्सएप पर आप लोग शेयर करो। दरअसल होता क्या है ना बच्चों, मुझे लगभग 5 या 6 तरह का बैच पढ़ाना पड़ता है हर दिन। एक तो अप्रैल में जो 11th का बैच चल रहा है उसको अलग पढ़ा रहे हैं, एक तुम लोगों का 11th है, 2 तो यही हो गया, 12 का 2 बैच है, एक टारगेट वाला बैच है, फिर उन सबों का डाउट वगैरह। तो टारगेट वाला बैच में और ज्यादा समय लग जाता है ये आपका, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी है, मेडिकल वाले भी है, तो दोनों को मैनेज करना। और उन लोगों को ज्यादा समय इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि 26 जुलाई को जान रहे हो कि मेडिकल वाला एग्जाम है, उसके पहले आईआईटी वाला एग्जाम है। तो थोड़ा सा ह्यूमनिटी वाइज आप लोगों को थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि मेरा ज्यादा समय उधर चला जा रहा है। लेकिन बिलीव करो, अब जो है कोशिश करेंगे इधर, और 26 के बाद तो खैर बहुत ज्यादा समय मिलने वाला है, क्योंकि एक बैच ही मेरा बंद हो जाएगा। तो बैच बंद नहीं होगा, उसके बाद दूसरा बैच शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, तुम लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखो, और वीडियो देखने के बाद जो पीडीएफ मिल रहा है उस पीडीएफ को जल्दी से नोट डाउन भी कर लिया करो, क्योंकि अगले दिन और भी पीडीएफ मिलने वाला है, और 2-2 चैप्टर प्रोबेबली हम साथ साथ चलाएंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। तुम लोग नोट इसका जल्दी से बना लेना, और जो इसका स्टिकर मिलेगा उसका क्वेश्चन भी बना लेना। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।